हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। तो हम देख रहे थे अपना चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यानी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का एक और तरीका है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो जाए तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमें गिवन है सेक्शन नंबर 56 के अंदर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको लास्ट क्लास वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वहां पर मैंने आपको सेक्शन नंबर 65 करवाया था, तो आपको सेक्शन नंबर 65 अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप आज के हमारे इस टॉपिक को समझ पाओगे, अच्छे से क्लियर कर पाओगे। क्योंकि मैं इस टॉपिक को सेक्शन नंबर 65 से रिलेट करूंगा, तो जिसने सेक्शन नंबर 65 नहीं देखा है उसको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो बिना पिछला टॉपिक देखे इस टॉपिक को देखने का कोई फायदा नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर अभी तक भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। तो आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। अब रीजन क्या दिया है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस थी वही इम्पॉसिबल हो गई। अब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल कैसे हो सकती है वही हमें देखना है इस टॉपिक के अंदर। तो इम्पॉसिबिलिटी की अगर बात करूं तो इम्पॉसिबिलिटी दो टाइप की हो सकती है। एक होती है हमारी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरी होती है हमारी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अगर सबसे पहले मैं बात करूं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, तो नाम से ही क्लियर है कि ऐसी परफॉर्मेंस जो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है। और दूसरा है हमारा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में, तो जो परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में पॉसिबल होती है लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हो जाती है उसको नाम दिया जाता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो अब इसको कनेक्ट करते हैं अपने सेक्शन नंबर 65 से, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सेक्शन नंबर 65 के अंदर हमने दो बातें पढ़ी थी, एक वॉइड एग्रीमेंट और दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से बनता है हमारा वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का हमें मतलब अच्छे से पता है, ऐसे एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही बनते टाइम पर ही वॉइड होते हैं वो कहलाते हैं हमारे वॉइड एग्रीमेंट। और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से बनता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का केस। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी हमें पता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में वैलिड होते हैं लेकिन बाद में वॉइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है ये वॉइड एग्रीमेंट का केस है। ये हमें दिया गया सेक्शन नंबर 56 पैरा फर्स्ट के अंदर। एन एग्रीमेंट विच एट द टाइम वाज एंटर्ड इनटू वाज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इज वॉइड एब इनिशियो। तो जो एग्रीमेंट बनते टाइम पर ही, जिस टाइम पर पार्टीज एग्रीमेंट में एंटर हो रही थी उसी टाइम पर उस एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल टू परफॉर्म थी, तो वो एग्रीमेंट हमारे कहलाते हैं वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो। तो जिसने सेक्शन नंबर 65 देखा है, लास्ट क्लास देखी है, उसी को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी यानी आपकी एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस बनते समय पर ही, स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो वो एग्रीमेंट आपका कहलाएगा वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड एग्रीमेंट। और किसी भी वॉइड एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज का कोई भी राइट्स और ऑब्लिगेशन नहीं होता रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। तो नो राइट एंड नो ऑब्लिगेशन। सच इम्पॉसिबिलिटी में भी, अब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा नोन टू द पार्टीज, दूसरा है हमारा अननोन टू द पार्टीज और तीसरा है हमारा नोन ओनली टू द प्रोमिसर। सबसे पहले बात करें हम नोन टू द पार्टीज, तो इसका मतलब है कि जब एग्रीमेंट बन रहा था उसी समय पर परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में दोनों ही पार्टीज को मालूम था, यानी बोथ द पार्टीज नोन द इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज को एग्रीमेंट बनते टाइम पर ही इम्पॉसिबिलिटी के बारे में मालूम था, लेकिन उसके बावजूद पार्टीज ने एग्रीमेंट करा, तो उस केस में आपका एग्रीमेंट तो वॉइड होगा यानी वॉइड एब इनिशियो होगा। एग्जांपल देखो, ए प्रॉमिस टू राइड अ हॉर्स टू द सन। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इसके बारे में तो दोनों ही पार्टीज को पता है कि ये परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। एक्स एग्री टू वाई टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, तो ये भी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, पार्टीज को पहले से पता है। तो इस तरीके के एग्रीमेंट हमारे वॉइड एब इनिशियो होते हैं यानी वॉइड एग्रीमेंट बनता है। अब देखो, इसको देखकर भी आपको कुछ याद आया होगा, सेक्शन नंबर 65 के अंदर वॉइड एग्रीमेंट में हमारे दो केस थे, एक नोन टू बी वॉइड और दूसरा डिस्कवर टू बी वॉइड। तो जब पार्टीज को पहले से पता होता है वॉइड एग्रीमेंट के बारे में तो वो केस बनता है हमारा नोन टू बी वॉइड का। तो यहाँ पर भी सेम बात है, यहाँ पर भी नोन टू द पार्टीज है, पार्टीज को पहले से पता है कि परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल है, और जब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है तो एग्रीमेंट तो वॉइड होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये नोन टू द पार्टीज जो है ये वॉइड एग्रीमेंट का नोन टू बी वॉइड का केस है। जबकि अगर आगे बात करें अननोन टू द पार्टीज, यहाँ पर एग्रीमेंट करते टाइम पर पार्टीज को नहीं पता कि जिस चीज के लिए वो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है। बोथ पार्टीज इग्नोरेंट ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट तो वॉइड है, पार्टीज को पता हो चाहे ना पता हो, अगर एग्रीमेंट बनते टाइम पर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है तो वो एग्रीमेंट तो वॉइड होगा, ये तो हमें पता है, सेक्शन 65 में हमने देखा था। तो अब सवाल ये आता है कि ये वॉइड एग्रीमेंट नोन टू बी वॉइड है कि डिस्कवर टू बी वॉइड है। तो यहाँ पर पार्टीज को पहले नहीं पता था, बाद में पता चला, तो इसीलिए ये एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड होगा। एग्जांपल देखो, ए एग्री टू सेल हिज हॉर्स टू वाई बट
unknown to both the parties, the horse had already died at the time of making the agreement is void ab initio। तो ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, एग्रीमेंट बनते टाइम पर ही हॉर्स की डेथ हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था, तो एग्रीमेंट तो आपका वॉइड ही रहेगा, पार्टीज को पता हो चाहे ना पता हो। अब सवाल यही आया कि दोनों पार्टीज को अगर नहीं पता था तो वो एग्रीमेंट आपका डिस्कवर टू बी वॉइड हो जाएगा। अब देखो पहला केस है हमारा नोन टू बी वॉइड और दूसरा केस है हमारा डिस्कवर टू बी वॉइड। और सेक्शन 65 में हम ये देख कर आए कि सेक्शन 65 किस पर लगता है, सिर्फ डिस्कवर टू बी वॉइड के केस में। क्या नोन टू बी वॉइड के केस में सेक्शन 65 लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या पार्टीज को रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं, सेक्शन 65 एप्लीकेबल ही नहीं है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अननोन टू द पार्टीज के केस में क्या रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि डिस्कवर टू बी वॉइड के केस में सेक्शन 65 लगता है। अब तीसरा केस देखो, तीसरा केस है नोन ओनली टू द प्रोमिसर। यहाँ पर किसको पता है? सिर्फ प्रोमिसर को पता है। इफ द प्रोमिसर ओनली न्यू अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट ही शैल हैव कंपनसेट द प्रोमिसी। तो यहाँ पर क्या है कि एग्रीमेंट तो बनते टाइम पर ही इम्पॉसिबल था, एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस बनते समय पर ही इम्पॉसिबल थी, यानी एग्रीमेंट तो वॉइड एग्रीमेंट ही है। लेकिन इस वॉइड एग्रीमेंट के बारे में यानी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में एग्रीमेंट बनते समय पर सिर्फ प्रोमिसर को ही पता था, प्रोमिसी को कुछ भी नहीं मालूम था इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में, सिर्फ प्रोमिसर जानता था। और प्रोमिसर ने जानबूझकर प्रोमिसी से छुपाया और उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर हुआ, तो उस केस में क्या होगा? एग्रीमेंट तो आपका वॉइड एग्रीमेंट ही कहलाएगा ना। बस यहाँ पर एक चीज और जुड़ जाएगी, अब प्रोमिसर की लायबिलिटी बन जाएगी कि वो प्रोमिसी को कंपनसेट करे। तो अब इस केस में प्रोमिसर प्रोमिसी को कंपनसेट करेगा। एग्जांपल देखो इसका, ए हिंदू कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी टू बी। तो यहाँ पर एक हिंदू है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ कि ए बी के साथ मैरिज करेगा, लेकिन बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी, लेकिन यहाँ पर एक ऑलरेडी मैरिड है टू सी। तो अब इस केस में क्या ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को पूरा कर सकता है? ऐसा करना पॉसिबल है? हिंदू लॉ के हिसाब से तो नहीं है। तो यहाँ पर ए को पता था कि जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बी के साथ वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, पहले से मालूम था, लेकिन बी को तो इसके बारे में मालूम नहीं था, तो ए ने बी से इम्पॉसिबिलिटी की बात छुपाई। तो अब इस केस में ए बी को कंपनसेशन देगा फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस। तो समझ में आ गया, ये हमारे तीन केस थे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी हमने देख लिया, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के अंदर हमारा जो एग्रीमेंट बनता है वो बनता है वॉइड एग्रीमेंट। अब बात करें सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की, तो ये हमें गिवन है सेक्शन नंबर 56 सेकंड पैरा के अंदर। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को रिलेट करेंगे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से। समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट पॉसिबल when it is made। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टार्टिंग में वैलिड होगी, यानी पूरी तरीके से पॉसिबल होगी, लेकिन बाद में बट सब्सिक्वेंटली सम इवेंट हैपेंस व्हिच रेंडर्ड द परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। लेकिन बाद में कुछ ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से वही परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल और अनलॉफुल हो जाएगी। इस तरीके की इम्पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, या इसको एक और नाम से जाना जाता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो बातें मैंने बोली, ये बातें उन्हीं को समझ में आने वाली हैं जिसने पिछली क्लास देखी थी और वहां पर सेक्शन 65 को अच्छे से समझा था। हमने देखा था सेक्शन 65 के अंदर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड होता है, तो यहाँ पर भी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट मिलेगा। और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को इंग्लैंड के अंदर एक और नाम से जाना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इन इंग्लैंड इज रेफर्ड टू एज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो हमने देख लिया कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी केस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनने के भी कई सारे रीजन होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड कब माना जाएगा, तो नीचे हमें तीन कंडीशन दी गई हैं। अगर ये तीन कंडीशन पूरी होती हैं तभी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। पहली कंडीशन है हमारी एक्ट बिकम इम्पॉसिबल, तो वो तो हमें पता ही है, इम्पॉसिबिलिटी का केस पढ़ रहे हैं तो एक्ट यानी जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाए जब। दूसरा है इम्पॉसिबिलिटी जो है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंसर्न पार्टी होनी चाहिए, यानी जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए इम्पॉसिबिलिटी को लेकर। तीसरा है इम्पॉसिबिलिटी शुड नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड, यानी पार्टीज की वजह से इम्पॉसिबिलिटी ना हो, पार्टीज कुछ ऐसा काम ना कर दे जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ए एक ट्रक ओनर है जिसने प्रॉमिस करा बी को कि वो उसे अपना ट्रक किराए पे देगा, लेकिन ट्रक किराए पे देने से पहले ए को उस ट्रक का लाइसेंस रिन्यू कराना था जो उसने नहीं करवाया। तो अब यहाँ पर गलती किसकी है? ए की, जो ट्रक ओनर है। तो अब ए ये कहकर बच नहीं सकता कि मेरी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हुई है वो किसकी वजह से हुई है? ए की वजह से। और ऊपर थर्ड पॉइंट के अंदर यही बात बोली गई है कि पार्टीज की वजह से इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर ए की गलती की वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हुई है, तो ए इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता। He cannot avoid the contract since the license has not been renewed due to his own action। तो हमने देख लिया सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है, उसकी कंडीशंस देख ली, एग्जांपल्स देख लिए। अब देखते हैं कुछ केसेस सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के।
यानी यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा बाय वे ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो पहला है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अगर कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, जिस चीज को लेकर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज ही खत्म हो जाए, तो उस केस में आपकी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाएगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। एग्जांपल देखते हैं इसका। 1863 का ये हमारा केस है। ए ने अपना एक म्यूजिक हॉल किराए पर दिया बी को फॉर अ सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट, लेकिन हुआ क्या, बिफोर द डे ऑफ परफॉर्मेंस म्यूजिक हॉल में अचानक ही आग लग गई। म्यूजिक हॉल जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर। तो यहाँ पर बी ने जो है ए के ऊपर केस कर दिया फॉर डैमेजेस, ये बोलकर कि ए ने जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो अब ये केस गया कोर्ट में। कोर्ट ने जो है सारी बातों को सुना और उसके बाद अपना जजमेंट सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना था। जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट बना था उस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड था, लेकिन अचानक ही जो है एक इवेंट हैपन होता है जिसकी वजह से आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना ए और बी के बीच, ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर ये जो इवेंट हुआ यानी ये जो आग लगी, इसमें ए का कोई भी हाथ नहीं है। तो जब ए की कोई गलती नहीं है तो वो डैमेजेस के लिए लायबल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने डिसीजन सुनाया, इट वाज हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट हैड बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द हॉल, हॉल के डिस्ट्रक्शन होने की वजह से। ये जो हमारा हॉल था ये हमारा सब्जेक्ट मैटर था जो कि डिस्ट्रॉय हो गया और गलती दोनों में से किसी पार्टी की नहीं है। तो अब इस केस में ये लायबल नहीं होगा फॉर डैमेजेस। तो समझ में आ गया पहला केस हमारा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए। दूसरा है हमारा अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। एग्जांपल देखते हैं इसका। अ शिप वाज चार्टर्ड टू लोड अ कार्गो बट ऑन द डे बिफोर शी कुड हैव प्रोसीड टू हर berth an explosion occurred in the auxiliary boiler which made it impossible for her to undertake the voyage at the scheduled time. It was held by the House of Lords that frustration had occurred in the circumstances. तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक शिप किराए पर ली गई थी किस चीज के लिए, टू लोड अ कार्गो, कार्गो लोड करने। लेकिन जिस दिन शिप निकलने वाली थी, जब शिप अपने बर्थ से निकल रही थी, बर्थ का मतलब क्या होता है, सी पोर्ट का जो किनारा होता है यानी जो पानी का किनारा होता है, वहां पर जब शिप पार्क करी जाती है उस एरिया को बोलते हैं बर्थ। तो शिप जब बर्थ से निकलने वाली थी उससे पहले अचानक ही जो है एक एक्सप्लोजन हो जाता है इन द ऑक्सिलरी बॉयलर, बॉयलर में जो है अचानक से एक एक्सप्लोजन हो जाता है। तो बॉयलर में धमाका हो गया, बॉयलर फट गया। तो अब क्या शिप आगे बढ़ सकती है, क्या शिप पानी में उतर सकती है, बिल्कुल नहीं। तो अब इस केस में क्या हुआ, शिप का निकलना शेड्यूल टाइम पर इम्पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अचानक ही एक इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई जो कहलाएगी हमारी अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। हाउस ऑफ लॉर्ड ने भी यही बात कही कि यहाँ पर जो है फ्रस्ट्रेशन अकर्ड हुई है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। हमने देखा था इंग्लैंड के अंदर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन अकर्ड हुआ जिससे जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं, फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस। अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो अल्टीमेट पर्पस है वही फेल हो जाए, वही खत्म हो जाए, तो उस केस में भी आपकी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं इसका। ये हमारा एक केस लॉ है 1903 का। इस केस में क्या हुआ था, दो पार्टीज थी ए और बी। ए ने एक फ्लैट किराए पे लिया था बी से फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, 26 जून और 27 जून के लिए। रीजन क्या था, फॉर विटनेसिंग द कोरोनेशन प्रोसेशन ऑफ किंग एडवर्ड सेवंथ। किंग एडवर्ड सेवंथ की कोरोनेशन प्रोसेस को देखने के लिए ए ने बी से 2 दिन के लिए फ्लैट किराए पे लिया था। यानी ए और बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, किंग एडवर्ड का कोरोनेशन प्रोसेशन। ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन नो रेफरेंस टू दिस, द पर्पस ऑफ हायरिंग द फ्लैट वाज नोन टू बोथ द पार्टीज। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन दोनों ही पार्टीज को मालूम था कि ए ने फ्लैट किराए पे क्यों लिया है। अब अचानक क्या हुआ, कोरोनेशन प्रोसेशन जो है वो कैंसिल हो गया। द कोरोनेशन प्रोसेशन वाज कैंसिल क्योंकि किंग बीमार हो गया। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट पर्पस था ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट का वो खत्म हो गया। तो ए ने जो फ्लैट किराए पे लिया था बी से, ए उस फ्लैट में आया ही नहीं, लेकिन बी ने जो है ए के ऊपर केस कर दिया टू रिकवर द रेंट। बी ने ऐसे बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब तुम आए या नहीं आए उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरा रेंट चाहिए। तो केस गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने क्या जजमेंट सुनाया, कोर्ट ने कहा कि कोरोनेशन प्रोसेशन कैंसिल हो गया था और यही इस कॉन्ट्रैक्ट का अल्टीमेट पर्पस था। तो जब अल्टीमेट पर्पस यानी रियल ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया तो वहां पर आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने का रीजन क्या है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो इस केस में बी ए से रेंट की रिकवरी नहीं कर सकता।
तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द प्रोमिसर। अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाए या प्रोमिसर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। एग्जांपल देखो, ए सिंगर एग्री विद बी टू गिव हिज परफॉर्मेंस एट अ पर्टिकुलर थिएटर ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। तो ए एक सिंगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो परफॉर्मेंस देगा एक पर्टिकुलर थिएटर में एक पर्टिकुलर डेट पर, और जैसे ही वो पर्टिकुलर डेट आती है, परफॉर्मेंस देने का दिन आता है, ए जो है अपने घर से निकलता है थिएटर के लिए, लेकिन रास्ते में जो है ए का एक्सीडेंट हो जाता है और ए जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी ए बेहोश हो जाता है। तो अब इस केस में ए परफॉर्मेंस नहीं दे सकता क्योंकि ए का एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्रिएट हो गई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के केस में कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा वर्ड हो जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वर्ड। तो समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज, ए गोज मैड। तो परफॉर्मेंस से पहले ही जो है ए पागल हो गया, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम पर ए और बी दोनों सही थे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, अचानक ही सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट भी वर्ड हो गया। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है चेंज इन लॉ और चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो कई बार जो है गवर्नमेंट लॉ में चेंज कर देती है या फिर जो है अपनी पॉलिसीज में चेंज कर देती है, तो उस वजह से भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ए अ डीलर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ए एक डीलर है इंपोर्टेड गुड्स का, वो बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है कि वो बी को जो है कुछ सर्टेन इंपोर्टेड गुड्स सप्लाई करेगा, और ये ए और बी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो बन रहा है एग्रीमेंट टू सेल, यानी कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है लेकिन सेल कब करना है, फ्यूचर में सेल करना है। लेकिन अचानक ही जो है सेल की डेट आने से पहले गवर्नमेंट एक नया लॉ लेके आ गई जिसमें गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर गुड की सेल के ऊपर बैन लगा दिया। तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी किसकी वजह से क्रिएट हुई, लॉ के चेंज होने की वजह से। इट वाज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एज इट्स परफॉर्मेंस हैज बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू चेंज इन लॉ। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई क्योंकि अगर अब ए बी को गुड सप्लाई करता है तो वो इलीगल माना जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। एक और एग्जांपल देखो, 1961 का एक केस लॉ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल ऑफ ट्रीज का राजस्थान के अंदर। अब ट्रीज की सेल कैसे होगी, फॉरेस्ट से पेड़ों को काटा जाएगा उसके बाद ही तो ट्रीज को बेचा जा सकता है। लेकिन अचानक ही जो है राजस्थान गवर्नमेंट एक लॉ लेके आ जाती है जिसमें वो ट्रीज की कटिंग को बैन कर देती है, फोरबिड कर देती है। तो जब ट्रीज की कटिंग ही नहीं होगी तो ट्रीज की सेल कैसे होगी। अब अगर ट्रीज कट करी जाती है तो वो इलीगल कहलाएगा। तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर दो केस हो सकते हैं, या तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी या परफॉर्मेंस ही इलीगल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आउटब्रेक ऑफ वॉर, यानी अगर अचानक ही कोई वॉर डिक्लेयर हो जाती है, लेट सपोज इंडिया और पाकिस्तान की अगर वॉर डिक्लेयर हो जाती है, तो उस केस में इंडिया के लिए पाकिस्तान जो है एलियन एनिमी बन जाएगा, और एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल कहलाता है। ये बात हम बहुत अच्छे से देख के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो विद एलियन एनिमी, वो भी ड्यूरिंग द वॉर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इलीगल होगा और वॉइड एब इनिशियो होगा। लेकिन अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करा गया है वॉर डिक्लेयर होने से पहले, वॉर डिक्लेयर होने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉर डिक्लेयर होने से पहले ही करा गया था तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, तो यहाँ पर बोला गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है जब तक वॉर चल रही है तब तक के लिए सस्पेंड हो जाएगा, और बाद में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिवाइव करा जाना चाहिए कि नहीं। अब इसमें एक और केस हो सकता है, अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है बिफोर डिक्लेयरिंग वॉर, वॉर डिक्लेयर होने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट करा गया है, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट से सामने वाली कंट्री को बहुत फायदा हो रहा है, सामने जो आपकी एलियन एनिमी कंट्री है जिसके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर हुई है उसको बहुत फायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड ना करते हुए वहीं पर वॉर डिक्लेयर भी कर सकती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वॉर करे जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या तो सस्पेंड हो सकते हैं या फिर जो है उसी समय पर वॉइड भी हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर बिफोर द आउटब्रेक ऑफ वॉर कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यूरिंग द वॉर, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो सस्पेंड हो जाएंगे या फिर वॉर डिक्लेयर हो जाएंगे। सस्पेंडेड कॉन्ट्रैक्ट में बी रिवाइव्ड आफ्टर द वॉर इज ओवर। अब देखो यहाँ पर अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, लेकिन जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुई आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। और वो कौन सी इम्पॉसिबिलिटी थी, आउटब्रेक ऑफ वॉर। समझ में आ गया। तो ये हमारे केस हो गए जिसमें सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। अब कुछ केसेस देखते हैं जो नॉट कवर्ड हैं बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के अंदर कवर नहीं होते। यहाँ पर कोई भी पार्टी ये कहकर अपनी परफॉर्मेंस से बच नहीं सकती कि उनकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। देखते हैं आखिर कौन कौन से केसेस हैं। केसेस नॉट कवर्ड बाय सुपरवीनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज अ रूल नॉट एन एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो एक रूल है कि यहाँ पर जो है आपकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है, ना कि एक बहाना है, ना कि एक एक्सक्यूज है पार्टीज के लिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस से बच सके। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी सिर्फ दो ही टाइप की होती हैं, एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरा लीगल इम्पॉसिबिलिटी। द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का ही दूसरा नाम है। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, दैट इज इन दिस केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज। तो ये कुछ केसेस बता रखे हैं नीचे जहां पर
हमारा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं लगेगा। इन केसेस के अंदर इम्पॉसिबिलिटी के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। पहला है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। द मेयर फैक्ट दैट परफॉर्मेंस इज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव और लेस प्रॉफिटेबल देन द पार्टीज एंटीसिपेटेड। तो पार्टीज ने जितना एंटीसिपेट किया था, अगर परफॉर्मेंस उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है या फिर जो है लेस प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो उस केस में पार्टीज ये कहकर बच नहीं सकती कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी के बेस पर डिस्चार्ज नहीं होगा, डज नॉट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द परफॉर्मेंस। एग्जांपल देखो इसका, ये हमारा एक केस लॉ है 1962 का। इस केस में क्या हुआ था, दो पार्टीज थी, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था गुड्स सप्लाई करने का, लेकिन अचानक ही जो है 1956 में आउटब्रेक ऑफ वॉर की वजह से सुएज कैनाल क्लोज कर दिया जाता है। सुएज कैनाल क्या है आपको पता है? सुएज कैनाल जो है एक आर्टिफिशियल सी वाटरवे है जो कि इजिप्ट में है। ये जो है कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशन से। तो सुएज कैनाल के थ्रू जो है बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत सारी ट्रेडिंग होती है। तो अगर सुएज कैनाल बंद कर दिया जाए तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट करा गया दो पार्टीज के बीच में कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड सप्लाई करेगी, तो गुड सप्लाई करने का जो रास्ता था वो सुएज कैनाल से होता हुआ जाता था, लेकिन अचानक ही जो है सुएज कैनाल बंद हो जाता है वॉर की वजह से। तो बंद होने से क्या होता है, बंद होने से कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देयर हैड कॉज प्रॉब्लम इन कंप्लीशन ऑफ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन बाय द सुएज कैनाल। तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो जाती है। तो अब इस केस में क्या हुआ, जो पार्टी थी जिसने गुड सप्लाई करनी थी उसने सामने वाली पार्टी को गुड सप्लाई करने से मना कर दिया और बोल दिया कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो गई, मैं अब तुम्हें गुड सप्लाई नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल होने का रीजन क्या दिया उसने, क्लोजर ऑफ सुएज कैनाल, ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता तो बंद हो गया। तो सामने वाली पार्टी जो बायर है उसने जो है सप्लायर के ऊपर केस कर दिया। तो केस गया कोर्ट में। अब कोर्ट ने क्या जजमेंट सुनाया, कोर्ट ने कहा कि सप्लायर का जो ये आर्गुमेंट है कि उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो चुकी है, ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। सिर्फ सुएज कैनाल के बंद हो जाने से कोई भी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर आपको गुड सप्लाई करनी है तो उसके ऑल्टरनेट कई सारे रास्ते हैं, सुएज कैनाल ही अकेला रास्ता नहीं है। तो इस केस में कहा गया कि सुएज कैनाल के क्लोजर होने से हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते। लेकिन कब तक नहीं बोल सकते, जब तक कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली ये बात ना लिखी हो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सिर्फ सुएज कैनाल से ही करा जाएगा। तो सिर्फ परफॉर्मेंस का ज्यादा डिफिकल्ट हो जाना इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं कहलाता। उसी तरीके से अगर परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई या फिर जो है लेस प्रॉफिटेबल हो गई, तो उस केस में भी सेम बात है कि परफॉर्मेंस के सिर्फ एक्सपेंसिव हो जाने से या लेस प्रॉफिटेबल हो जाने से कोई भी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस की ड्यूटी से बच नहीं सकती। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल हार्डशिप। अब यहाँ पर क्या बोला है कि अगर इंक्रीज ऑफ वेजेस हो जाए या इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हो जाए, अनसीजनेबल वेदर हो जाए, लैक ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट हो जाए, तो इनमें से किसी भी केस के होने पर पार्टीज जो है अपनी परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल नहीं बोल सकती। यहाँ पर पार्टीज इनमें से किसी भी बात का एक्सक्यूज नहीं ले सकती अपनी परफॉर्मेंस को ना करने का। डू नॉट एक्सक्यूज परफॉर्मेंस, ये सब चीजें परफॉर्मेंस को लेकर एक्सक्यूज नहीं हो सकती। एग्जांपल देखो इसका 1916 का एक केस है। दो पार्टीज थी ए और बी। ए ने कुछ गुड सेंड करने थे, गुड सप्लाई करने थे बी को फ्रॉम बॉम्बे टू एंटवर्प। एंटवर्प कहां पर है, एंटवर्प एक सिटी है बेल्जियम के अंदर। तो यहाँ पर ए ने गुड सप्लाई करने थे बी को। ओइंग टू द आउटब्रेक ऑफ वॉर, अचानक ही जो है वॉर डिक्लेयर हो गई बिफोर द शिपमेंट, शिपमेंट होने से पहले। अब वॉर डिक्लेयर होने के बाद क्या हुआ कि जो फ्रेट चार्जेस थे वो अचानक ही इंक्रीज हो गए। फ्रेट कुड नॉट बी प्रोक्योर्ड एक्सेप्ट एट एक्सॉर्बिटेंट रेट, बहुत हाई चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अब इस केस में ये कह रहा है कि क्योंकि फ्रेट चार्जेस इंक्रीज हो गए तो मेरी जो परफॉर्मेंस है वो फ्रस्ट्रेशन हो गई, यानी मेरी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट आया, कोर्ट ने कहा कि ए का ये आर्गुमेंट माना नहीं जाएगा। किसी भी केस में इंक्रीज इन फ्रेट चार्जेस होने की वजह से कोई भी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पर फ्रेट चार्जेस इंक्रीज होने का एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता। ए को अपनी परफॉर्मेंस पूरी करनी होगी, गुड सप्लाई करने होंगे बी को। तो समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एक और केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ था, दो पार्टीज थी। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक सर्टेन टाइप का ऑयल सप्लाई करना था, लेकिन सप्लाई करने से पहले अचानक ही जो है वॉर डिक्लेयर हो जाती है इन द मिडिल ईस्ट। अब हमें पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में वॉर डिक्लेयर हो जाए तो ऑयल का क्राइसिस तो अपने आप ही आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, वॉर के डिक्लेयर होने से ऑयल का प्राइस 400% से इंक्रीज हो गया। जिस प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस प्राइस से 400% और इंक्रीज हो गया ऑयल का प्राइस। तो यहाँ पर जो सप्लायर है उसने बायर को बोला कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पुराने रेट पर, अब रेट 400% से इंक्रीज हो गया तो मैं तुम्हें पुराने रेट पर ऑयल सप्लाई नहीं कर सकता। ये कोई नॉर्मल प्राइस इंक्रीज नहीं है, 400% का इंक्रीज है। बायर यहाँ पर गुस्सा हो गया। बायर ने बोला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो पुराने प्राइस पर ही ऑयल चाहिए। बायर ने सेलर के ऊपर केस कर दिया और बोला कि ये सिर्फ एक कमर्शियल हार्डशिप का केस है और कमर्शियल हार्डशिप के केस में सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बहाना नहीं चलता। यहाँ पर सप्लायर ने मुझे ऑयल सप्लाई नहीं करा तो अब सप्लायर मुझे डैमेजेस पे करे। सप्लायर ने परफॉर्मेंस को ब्रीच करा है। तो कोर्ट ने बायर का आर्गुमेंट सुना और
आर्गुमेंट सुनने के बाद उस आर्गुमेंट को खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो प्राइस बढ़ा है वो कोई छोटा मोटा नहीं बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा है। द प्राइस एस्केलेटेड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन मेकिंग थिंग इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर जो है प्राइस इतना बड़ा है, अब बायर पुराने प्राइस पर ऑयल सप्लाई नहीं कर सकता। कमर्शियल हार्डशिप is about not allowing a party to avoid the contract for the lack of profitability। कमर्शियल हार्डशिप जरूर ये कहता है कि पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकती सिर्फ ये बहाना देकर कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। लेकिन ये जो एस्केलेशन हुआ है वो 400% का हुआ है और ये 400% का इंक्रीज इस परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल बना रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल एंड हेंस द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड माना जाएगा, इम्पॉसिबल माना जाएगा। और लास्ट में कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई छोटा मोटा इंक्रीज होता, मार्जिनल इंक्रीज आता प्राइस में, तो उस केस में ये फ्रस्ट्रेशन यानी इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर प्राइस में एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल मानी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, बहुत अच्छा केस लॉ था, एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है, तो आप ध्यान से देख के जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ अ थर्ड पर्सन। यानी यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी का कारण कौन बन रहा है? थर्ड पर्सन। समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ अ थर्ड पर्सन। इन सच केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज इफ द परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू द कंडक्ट और डिफॉल्ट ऑफ द थर्ड पर्सन। तो कई बार जो है परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? थर्ड पर्सन के ऊपर। तो सिर्फ थर्ड पर्सन के परफॉर्मेंस को डिफॉल्ट कर देने से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता। आप ये कहकर बच नहीं सकते कि थर्ड पर्सन ने परफॉर्मेंस डिफॉल्ट कर दिया। एग्जांपल देखो इसका, ए एग्रीड टू सप्लाई सर्टेन गुड्स टू बी व्हिच वर टू बी इंपोर्टेड बाय सी। यहाँ पर ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ए जो है बी को कुछ सर्टेन गुड्स सप्लाई करेगा। अब ए के पास ये सर्टेन गुड्स आएंगे कहां से? इन गुड्स को इंपोर्ट करा जाएगा सी के द्वारा। यानी सी जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी है जो पहले गुड्स को इंपोर्ट करेगा और ए को सप्लाई करेगा, ए फिर उसे आगे बी को सप्लाई करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ? ए और बी के बीच। लेकिन अब क्या हुआ? सी फेल हो गया टू इंपोर्ट द गुड्स। सी ने गुड्स को इंपोर्ट ही नहीं करा। अब सी ने गुड्स को इंपोर्ट नहीं करा तो ए के पास गुड्स नहीं आए, और जब ए के पास ही गुड्स नहीं आए तो वो बी को सप्लाई कैसे करेगा? तो अब इस केस में क्या होगा कि क्या ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी? बिल्कुल नहीं। थर्ड पार्टी की गलती की वजह से ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लायबल कौन होगा? यहाँ पर लायबल होगा ए जो है बी को डैमेजेस पे करेगा। ए अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं कर पाया, बी को क्या लेने देना कि ए के पास गुड्स कहां से आते हैं, वो सी से मंगाए या कहीं और से मंगाए। ए ने बी को प्रॉमिस किया था गुड्स सप्लाई करने का, तो बी को तो गुड्स चाहिए। अगर उसे गुड्स नहीं मिलते ए से तो वो ए के ऊपर केस करेगा, ए से डैमेजेस मांगेगा ही मांगेगा। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक, लॉकआउट एंड सिविल डिस्टर्बेंस। इवेंट लाइक दीज डू नॉट टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट unless there is a specific clause in the contract to that effect। तो स्ट्राइक, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंस हो जाने से आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं माना जाएगा जब तक कि नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट में इसको लेकर कोई स्पेसिफिक क्लॉज ना दिया हो। एग्जांपल देखो, ए एग्रीड टू सप्लाई बी सर्टेन गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अल्जीरिया। तो ए ने बी को कुछ सर्टेन गुड्स सप्लाई करना है, लेकिन वो गुड्स ए के पास आएंगे कहां से? अल्जीरिया से। अल्जीरिया में प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद ए उसे लेकर आएगा और बी को सप्लाई करेगा। लेकिन अब हुआ क्या? द गुड्स कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ राइट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस इन दैट कंट्री। तो गुड्स जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हुए ही नहीं। अल्जीरिया में जो है सिविल डिस्टर्बेंस चल रहा था, राइट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से गुड्स प्रोड्यूस करे ही नहीं गए उस कंट्री के अंदर। तो अब जब गुड्स प्रोड्यूस हुए ही नहीं तो ए के पास गुड्स आएंगे कहां से और वो बी को सप्लाई कहां से करेगा? तो अब इस केस में क्या ए ये एक्सक्यूज देकर बच सकता है कि गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुए, अल्जीरिया में जो है राइट्स चल रहे थे, सिविल डिस्टर्बेंस चल रहा था? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए इस बात का एक्सक्यूज नहीं दे सकता। देयर वाज नो एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब लास्ट पॉइंट बचा है, फेलियर ऑफ वन ऑफ द सेवरल ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट फेल हो जाता है, तो क्या सिर्फ एक ऑब्जेक्ट फेल हो जाने से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान लिया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के फेल हो जाने से आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। एग्जांपल देखो इसका, ये केस लॉ है हमारा 1903 का। इस केस में क्या हुआ था? अ स्टीमबोट कंपनी एग्रीड टू लेट आउट अ बोट टू हुटन फॉर टू पर्पसेस। दो पर्पस कौन कौन से? पहला है हमारा the first purpose was for viewing the naval inspection on the occasion of the coronation of Edward VII। किंग एडवर्ड 7 के कोरोनेशन ओकेजन में नेवल इंस्पेक्शन होना था। दूसरा पर्पस क्या है हमारा? द सेकंड पर्पस वाज टू सेल अराउंड द फ्लीट। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने के दो पर्पस हैं। तो जो हमारा पहला पर्पस है वो होने वाला था किंग एडवर्ड 7 के कोरोनेशन पे, लेकिन अब अचानक ही जो है किंग बीमार हो जाता है और जिसकी वजह से उसका कोरोनेशन कैंसिल हो जाता है। अब अगर कोरोनेशन ही कैंसिल हो गया तो नेवल इंस्पेक्शन भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर नेवल इंस्पेक्शन कैंसिल हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, लेकिन अभी भी एक ऑब्जेक्ट बाकी है। तो इस केस में द बोट कुड स्टिल बी यूज्ड फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट। अभी भी बोट को जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी के बेस पर डिस्चार्ज नहीं होगा। द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट फ्रस्ट्रेटेड। तो क्लियर होगा, ये हो गया हमारे टोटल 5 पॉइंट जहां पर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अंदर हमने दोनों केस देख लिए, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। डिटेल में हमने बात कर ली, सारे पॉइंट समझा दिया, हर पॉइंट पर आपको एग्जांपल भी दिया।
फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।